नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर नंबर 15 है। ऑलरेडी जो भी लेक्चर बना हुआ है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। और कंटिन्यू देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चोल, ठीक है। तो चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ, ठीक है। तो जो चोल वंश की अगर हम बात करें तो जो चोल वंश है इस इसका स्थापना कब हुआ तो 9वीं शताब्दी में हुआ। कैसे हुआ तो जो पल्लव थे, ठीक है, तो पल्लव के जो धन सावशिष थे उस पे उसको स्थापित किया गया, ठीक है, उस पे इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। इस वंश के संस्थापक कौन हुए तो विजयालय, ठीक है। विजयालय जो विजयालय थे वो इस वंश के संस्थापक हुए। 850 से 887 ईस्वी थे। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो तांजाय, ठीक है, जो तांजाय जो कि जिसे अभी तंजौर या फिर तंजावुर कहा जाता है, वो इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो चोल वंश की राजधानी क्या था, तंजाय, जो कि तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो जो विजयालय थे उन्हें किस चीज़ की उपाधि मिली थी तो नर केसरी की उपाधि मिली थी। और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया, और उसने क्या किया था तो निशुंभ सूदनी, ठीक है, निशुंभ सूदनी का मंदिर भी उसने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया, ठीक है। तो जो चोल थे, ठीक है, तो उनका जो स्वतंत्र राज्य था किसके द्वारा स्थापित किया गया तो आदित्य प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम, ठीक है, कोदंडराम की उपाधि धारण की। तो जो पल्लव थे, पल्लव पे विजय हासिल करने के बाद यानी कि उनको हराने के बाद आदित्य प्रथम को एक उपाधि मिली किस चीज का तो कोदंडराम, ठीक है, कोदंडराम का उपाधि उन्हें मिला। चोल वंश के अगर प्रमुख राजा की बात करें तो कौन कौन थे तो परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं ये सारे के सारे चोल वंश के प्रमुख राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि तक्कोलम के युद्ध में, ठीक है, तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया, और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया, ठीक है। तो जो तकोलम का युद्ध हुआ वहाँ पे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने क्या किया, परांतक को पराजित किया, यानी कि उसको हरा दिया। और इस युद्ध में जो परांतक का सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम क्या था राजादित्य, वो मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पांचवा को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। तो राजराज प्रथम ने क्या किया, श्रीलंका पे आक्रमण किया, और जो वहाँ का राजा था जिसका नाम क्या था महिम पांचवा, ठीक है, महिम पांचवा, वो भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला मतलब श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में उसे वहाँ पे छुपना पड़ा, वहाँ पे शरण लेना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमिन चोल मंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजराज प्रथम था जब श्रीलंका पे अटैक किया और वहाँ पे जो भी मतलब जिस जिस प्रदेश को उसने जीता उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम क्या रखा तो मुमिन चोल मंडलम नाम रखा, और जो वहाँ का जगह है पोलनरुआ, ठीक है, पोलनरुआ, उसको उसका क्या किया राजधानी बना दिया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तो राजराज प्रथम के बारे में डायरेक्ट ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस धर्म का अनुयायी था तो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया, ठीक है। तो तंजौर में एक शिव मंदिर बनवाया गया किसके द्वारा, इसके द्वारा राजराज के द्वारा, जिसका नाम क्या है तो राजराजेश्वर शिव मंदिर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट
चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए कि जो चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। ठीक है, और बंगाल के जो पाल शासक थे जिनका नाम महिपाल था, उसको हराने के बाद उस राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, गंगैकोंड की उपाधि धारण इनको मिला, और उनका जो नया राजधानी, नवीन राजधानी यानी कि नया राजधानी कौन बना था, गंगैकोंड चोलपुरम के निकट एक जगह है चोल गंगम नामक विशाल वहाँ पे उसका राजधानी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। यहाँ पे नोट दिया गया है, चलिए नोट को देखते हैं। तो नोट में दिया गया है कि गजनी का सुल्तान महमूद, ठीक है, गजनी का जो सुल्तान महमूद था राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, तो वो किसका समकालीन था, राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो जो राजेंद्र द्वितीय था उससे किस चीज़ की उपाधि मिली, तो प्रकेसरी की उपाधि मिली, और वहीं वीर राजेंद्र को राजकेसरी की उपाधि मिली। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल वंश का अंतिम राजा राजा राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, तो चोल वंश के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका जो अंतिम राजा था वो कौन था, तो राजा राजेंद्र तृतीय था। कौन था, राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासन जयकेश प्रथम के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो जो चोल वंश थे तो वो उनके बीच, और जो पश्चिम चालुक्य थे उनके बीच शांति बनाने का काम किसका द्वारा कराया गया, तो उनके बीच शांति स्थापित करने का काम गोवा के जो कदम्ब शासक जिनका नाम जयकेश प्रथम था, उन्होंने ही उन लोगों के बीच में क्या किया, शांति को स्थापित कराया। शांति मतलब उन लोगों के बीच जो भी झगड़ा लड़ाई चल रहा था उसको मैनेज करवाया गया, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। ठीक है, तो जो विक्रम चोल था वो क्या कर रहा था, अभाव एवं अकाल से जो भी ग्रस्त गरीब जनता थी, ठीक है, उससे वो राजस्व वसूलता था। समझ सकते हैं कि कितना सी टाइप का ये इंसान था। ठीक है, ये जो भी मतलब अकाल से ग्रस्त लोग थे, गरीब लोग थे, उनसे वो राजस्व वसूलता था, और उसके बाद चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलोत्तुंग द्वितीय आया उसने क्या किया है कि जो ये चिदम्बरम मंदिर बनवा रहा था विक्रम चोल, उसने उसका वो मंदिर में जो विष्णु भगवान का मूर्ति था जिसका नाम था गोविंदराज, उस मूर्ति को उसने क्या किया, समुद्र में फेंकवा दिया। तो बाद में कालांतर में जो वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य आए उन्होंने क्या किया कि उक्त मूर्ति का पुनः उद्धार किया, और उसे क्या किया कि तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया। ठीक है, क्या किया, तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहा जाता था। ठीक है, तो पेरुंद्रम और सेरुंद्रम आप याद रखिएगा कि पेरुंद्रम यानी कि जो उच्च श्रेणी के लोग थे, पदाधिकारी थे, और जो निम्न यानी कि नीच श्रेणी के जो थे उन्हें सेरुंद्रम कहा जाता था। ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट गया है, चोल काल में भूमि के प्रकार। ठीक है, तो इसको चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो चोल काल था इसमें भूमि का प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया गया है वेलन वगाई। ठीक है, यानी कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मदेय की बात करें तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि उसे ब्रह्मदेयी कहा गया। शालाभोग किसे कहा गया, तो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि था उसे शालाभोग कहा गया। देवदान या तृण मटडकनी यानी कि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि उसे देवदान कहा गया, या फिर तिरुमठ डुकनी कहा गया। उसके अलावा पलिचंद्रम की बात करें तो जैन संस्थानों को दान दी गई जो भूमि थी उसे पलिचंद्रम कहा गया। तो उम्मीद करते हैं जो चोल काल में भूमि के जो प्रकार था उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे आगे का जो भी पॉइंट है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पॉइंट कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। यानी कि जो पूरा चोल साम्राज्य था कितने प्रांतों में बांटा गया था, 6 प्रांतों में। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, और जो भी प्रांत थे उसे क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। यानी कि जो भी मंडलम था उसको कोट्टम में बांटा गया था। ठीक है, कोट्टम में बांटा गया था, और जो कोट्टम था उसको नाडु में बांटा गया था, और नाडु को कई कुर्रमों में बांटा गया था। तो इसको आप समझ सकते हैं। सबसे ऊपर क्या था, मंडलम। ठीक है, मंडलम मंडलम को क्या किया गया, बांटा गया किस चीज़ में, तो मंडलम को इस तरह से मैंने इसको विभाजित किया गया
कोट्टम में, ठीक है, कोट्टम, कोट्टम में बांटा गया, और कोट्टम को क्या किया गया, कुर्रमों में बांटा गया, ठीक है, तो कुर्रमों में इसको बांटा गया। इस तरह से याद रखिएगा, ये ब्रांचेज बन गए इस तरह से, ठीक है, तो ये ब्रांच आपको याद रखना है कि मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में, ठीक है, नाडु कुर्रम में, इस तरह से ये बांटा गया था। आगे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो जो नाडु थी, ठीक है, तो नाडु की जो भी स्थानीय सभा थी उसको नाटुर कहा गया, और जो नगर का स्थानीय सभा था उसको नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, ठीक है, तो जो स्थानीय स्वशासन थी उस वो क्या थी, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। उर सर्वधारण लोगों की समिति थी, ठीक है, तो उर क्या था, जो सर्वधारण लोग थी उनका ये एक समिति था जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो जो उर लोग थे, ठीक है, जिन्हें उर कहा गया, उनका वो क्या थे, सर्वधारण लोगों का समिति था, यानी कि जो भी सर्वधारण लोग थे उनका एक कमेटी था, समिति, और उनका काम यही था कि जो भी सार्वजनिक कल्याण के लिए जो जमीन का जरूरत पड़ता था, चाहे वो तालाब के लिए हो, बगीचा के लिए हो, तो उनके निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना इनका काम था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि सभा या महासभा, ठीक है, तो सभा या महासभा की अगर हम बात करें तो यह मूल्यतः अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों में की सभा थी, ठीक है, तो सभा या महासभा की बात करें तो यह मूल्यतः क्या थी, जो अग्रहार थे और ब्राह्मण बस्तियां उनकी सभा थी, जिसके सदस्य को पेरू मक्कल कहा जाता था, ठीक है, तो पेरू मक्कल कहा जाता था, इनके सदस्य को क्या कहा जाता था, पेरू मक्कल, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, ठीक है, और जो भी व्यापारी थे उनके सभा को क्या कहा जाता था, नगरम कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, नगरम कहते थे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि चोल काल में, ठीक है, क्या दिया गया है कि चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था, ठीक है, तो चोल काल में जो भूमिकर उपज का कितना होता था, 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे, ठीक है, तो गांव में जो कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो भी वेतनभोगी कर्मचारी रखते थे, यानी कि जिन्हें वेतन का भोग करते थे, तो वैसे कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मध्यस्थ। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी, ठीक है, तो ब्राह्मणों को जो दी गई कर मुक्त भूमि थी उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, एवं दान में दी गई जो भूमि थी उसे ब्रह्मदेय कहलाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदासीन सेना, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया कि जो चोल सेना था उसका सबसे संगठित अंग कौन सा था, तो पदासीन सेना। जो पदासीन सेना था वो चोल सेना का सबसे संगठित अंग था। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे, ठीक है, तो चोल काल में किस सोने के सिक्के हुआ करते थे, तो कासू सोने का, ठीक है, तो कासू जो सोना थे उसका सिक्का हुआ करता था किस काल में, चोल काल में। तमिल कवियों में जयंगदो गोदर प्रसिद्ध कवि था, ठीक है, जो जयंग गोदर था वो कौन था, तो तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि था, ठीक है, ये कौन था, प्रसिद्ध कवि था। जो लुकोतुंग प्रथम का राजकवि था, उसकी रचना कलिंग तुपर्णी था, ठीक है, जो कलिंग तुपर्णी था वो उसकी रचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए उसको समझते हैं। तो दिया गया कि कम वन ओट ओट कुटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है इसको समझ लीजिए। कम्बन हो गया, ओट कुट्टन और पुंगलेदी, ये तमिल साहित्य के क्या है, त्रिरत्न है, यानी कि तीनों रत्न है। जो तीन नाम यहाँ पे देख रहे हैं, पंप पोन एवं रन, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन नाम है पंप पोन और रन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं।
इसके अलावा पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। ठीक है, तो जो पर्सी ब्राउन था उसने क्या किया कि जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है उसको उसका जो विमान है उसको भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। क्या माना है? निकष माना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार एवं निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो जो चोल काल के समय में नटराज प्रतिमा था उसे चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तो राजेंद्र प्रथम के गुरु की नाम अगर पूछा जाएगा कौन थे, तो शैव संत ईशान शिव जो पंडित थे वो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। ठीक है, तो जो चोल काल यानी कि जो 10वीं शताब्दी था उस टाइम का सबसे अगर महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करें तो कौन था, तो कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। यानी कि जो भी गांव जो बहुत बड़ा होता था और वो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। ठीक है, उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है उपरांतक प्रथम के शासनकाल में से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर मेरूर अगर शिलालेख की बात करें तो वो किससे संबंधित है, तो जो उरांतक प्रथम थे उनके शासनकाल से ये संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार अगर चोलों की राजधानी की बात करें तो कौन कौन था, तो उरैयूर, तंजौर, गंगैकोट, चोलपुरम एवं कांची। ठीक है, तो ये चोलों की राजधानी हुई जैसे जैसे उन्होंने उस समय के अनुसार इनका ये राजधानी बना। चोल काल में सड़कों की देखभाल की अगर बात करें तो बागान समिति के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो जो बागान समिति थी उनके द्वारा चोल काल में सड़कों की देखभाल की जाती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। ठीक है, यानी कि चोल अगर काल में आम वस्तु की अगर बात करें कोई भी, तो आदान प्रदान का जो आधार क्या था, धान था। यानी कि धान देकर कोई भी चीज ले दे करते थे। ठीक है, लेनी देनी करते थे। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन कौन थे, तो एक तो वलंजियार थे, नानादेशी एवं मणिग्रामन थे। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ठीक है, तो जो विष्णु के उपासक थे वो अलवार कहलाते थे और शिव के जो उपासक थे वो नयनार संत कहलाते थे। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट है जो छूट गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पॉइंट में क्या दिया गया है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, तो दिया गया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा पॉइंट है कि उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किस चीज़ को लेके, तो इस चीज़ को लेके कि जो उत्तर मेरूर अभिलेख था उसके अनुसार जो सभा की सदस्यता किसको मिलेगी उसके लिए, यानी कि जैसे होता है ना कि एलिजिबिलिटी, तो वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक चोल वंश के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई होगी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यादव वंश। ठीक है, जो यादव वंश है उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो यादव वंश को हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं और ये हमारा जो रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।